नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज सबसे गंभीर विषय पे हम चर्चा करेंगे। इन दिनों चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन का जो पूरे चीन पे एक प्रकार से माओ के बाद जिसने एक पूरे चीन को विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभारा, उस पार्टी का एक दलीय शासन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन। उसका 20वां महाधिवेशन हो रहा है। उसमें शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं, 2 बार बन चुके हैं और तीसरी बार भी उन्हें सत्ता सौंपने की जा रहे हैं। वो माओ के बाद एक अभूतपूर्व ऐसे नेता होंगे जो इस प्रकार तमाम नियमों से ऊपर होकर जिन्हें आजीवन 2 बार से अधिक और महत्वपूर्ण नेता होंगे। ऐसे नेता होंगे जिनके विरोध करने पर वहाँ दंड मिलता है। वैसे चीन में विरोध की कल्पना भी बाहर है, पर कई बार ये हो जाता है कि विरोध होते हैं तो उन्हें दंड का भागी। इस समय आज हमारी सबसे महत्वपूर्ण ये बात नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा। हमारा सबसे बड़ा मकसद है इस संसार को खुशहाल कैसे रखा जाए, कौन सा ऐसा नेतृत्व होगा जिससे पूरा संसार एक परिवार की तरह, जो अभी वसुधैव कुटुंबकम की भारत की संस्कृति की एक कामना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये कौन कहता है? ये केवल कहता है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति की तरफ हम जब देखते हैं तो भारत इस समय अपने अंग्रेजों से मुक्त होने के 75वां साल मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। तो स्थिति भारत की क्या है कि अभी भुखमरी के सूचांक में 100 से ऊपरवां स्थान है भारत का, 127 में। भारत सरकार का ये खिलाफत है, गलत है। हो सकता है पश्चिमी दुराग्रहपूर्ण आंकड़ों से किसी देश को नीचे दिखाते हैं। ये सत्ता संघर्ष कभी सभ्यताओं के नाम पे चला, कभी धर्म के नाम पे चला, तो ये चलता भी है। परंतु भारत जो कभी सोने की चिड़िया थी, जो भारत कभी ज्ञान विज्ञान में विश्वगुरु था, उसकी आज स्थिति क्या है, क्या सोचनी है। तो आज हमारा मुख्य मकसद ये होगा, चाहे शी जिनपिंग 3 बार बने या 10 बार बने, ये नहीं। संसार को उसने क्या दिया, वहाँ के जनता को क्या दिया, ये महत्वपूर्ण है। हम सौभाग्यशाली हैं, इतिहास के उस कालखंड में आज हम जी रहे हैं जहाँ मानवता अपने विकास का परचम लहरा रही है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ इस समय रूस और यूक्रेन की लड़ाई में, जहां नाटो द्वारा इस प्रकार की एक तबाही का अपने प्यादे जेलेंस्की के द्वारा पूरे विश्व पर एक खतरा मंडरा रहा है, वहीं ताइवान और चीन जो ताइवान जो चीन का एक अंग है, और जबकि पश्चिमी देश चीन से अलग होने के बाद माओ द्वारा वहाँ शासन सत्तासीन होने के बाद जो ताइवान को अलग मान्यता दी, वो अलग चीज़ है। परंतु चीन हमेशा जिस प्रकार से भारत कहता है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसी प्रकार चीन भी कहता है कि जो ताइवान है वो चीनी शासन। अब इसमें शासन पद्धति का अंतर है और कोई अंतर नहीं। चीन में साम्यवादी सरकार चलती है, कम्युनिस्ट सरकार चलती है, और वहाँ पे एक प्रकार से लोकतंत्र के नाम पे सरकार ताइवान में चलती है। वो राज परिवार था, वो वहाँ वो टापू में चले गया।
उसे अमेरिका का संरक्षण मिला। चीन कहता है कि ये स्वतंत्र देश न होकर एक चीन का ही हिस्सा है, उसी प्रकार हांगकांग की तरह। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, ये द्वंद्व चल रहा है, इस पे भी महायुद्ध होने की आशंका। एक तरफ से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को जो अपना प्यादा बना रखा है अमेरिका और नाटो संगठन ने, सोवियत संघ का बिखराव करने के बाद, जिस सोवियत संघ के बिखराव के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका ने नाटो संगठन बनाया था, उसका बिखराव होने के बाद अब वो संगठन रूस को घेरने के लिए उसके पड़ोसी देशों, उसके सोवियत परिवार के देशों को अपना सदस्य बना रहा है और रूस पे निशाना साध रहा है। तो भला हो रूस की किस्मत रही कि वहां पुतिन जैसे नेता पैदा हुए, चीन की किस्मत रही कि वहां शी जिनपिंग जैसे नेता पैदा हुए, और वही इस समय भारत की स्थिति है। हम ये देखते हैं जहां पुतिन 7 मई 2017 को रूस के राष्ट्रपति बने, वहीं जिनपिंग 14 मार्च 2013 को चीन के राष्ट्रपति बने, और भारत के प्रधानमंत्री 26 मई 2014 को मोदी बने। आज हम इतिहास के इस कालखंड में देखते हैं कि दुनिया को इस समय जरूरत है, भारत को, दुनिया के कल्याण के लिए भारत को जरूरत है पुतिन और शी जिनपिंग जैसा नेतृत्व की। भले ही हम मोदी हैं, मोदी से हमारी क्या आशा है कि वो बने पुतिन जैसे नेतृत्व बने, वो बने शी जिनपिंग जैसे नेता बने, जो भारत को तमाम ये विश्व दबाव में, जो अमेरिका एक तरफ पाकिस्तान को गलवाहियाँ कर रहा है, एक तरफ से आतंकवादी उसे संसार के लिए घातक बता रहा है, दूसरी तरफ उसे करोड़ों डॉलर दे रहा है उसके F-16 विमानों को, और पुर्जे कल पुर्जे देकर वो किसके खिलाफ करेगा? वो संसार में पाकिस्तान का हिंदुस्तान के अलावा कोई दुश्मन ही नहीं है। भले ही पाकिस्तान पूरे संसार में आतंक फैलाने का एक अड्डा बन चुका है, ऐश-कहा बन चुका है, संसार भर के आतंकियों के लिए ऐश-कहा बन चुका है, चाहे अफगानिस्तान के तालिबान शासक हों, चाहे तमाम खाड़ी देशों में हों, चाहे अफ्रीका में हों, उन यहाँ तक कि अमेरिका में हुए आतंकी हमले के भी सूत्रधारों का सूत्र कहीं ना कहीं पाकिस्तान जुड़ा हुआ था। इसलिए पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन ने पाकिस्तान को खतरनाक राष्ट्र घोषित किया, परंतु अमेरिका की कथनी और करनी में अंतर है। अमेरिका कभी लोकशाही के पक्ष में खड़ा नहीं रहा, चाहे सऊदी अरब में रहे हो, चाहे पाकिस्तान में रहे हो, वो तानाशाहों के पक्ष में खड़ा रहा। उसने इस्लामिक आतंक को पूरे संसार में फैलाया, उसके लिए और कोई गुनाहगार नहीं, अपने वर्चस्व के लिए अमेरिका नहीं किया। परंतु हम मानते हैं कि जो भारत में इस प्रकार की परिस्थितियां, विश्व में एक विलक्षण स्थितियां बन रखी है। 7 अक्टूबर 1952 को जन्मे पुतिन और वहीं 15 जून 1953 में जन्मे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 17 सितंबर 1950 को जन्मे। तीनों की स्थितियां बड़ी हैं, संघर्षों से आगे निकला। पुतिन
क्या है जिसने बिखरा दिया, नाटो द्वारा बिखेर दिया और ताश की ढेर की तरह बर्बाद कर दिए सोवियत संघ के एक हिस्से रूस को। आज इतना उन्होंने महाशक्ति बना दिया है कि नाटो की हिम्मत नहीं यूक्रेन को बचाने के लिए सामने आके लड़ने की काम करे। वहां उन्होंने अपने शासनकाल में, पहले ही शासनकाल में, जो 7 मई 2012 को वो सत्तासीन हुए थे, उसने रूस को महाशक्ति, सोवियत संघ की तरह महाशक्ति बनाकर अपना पुराना विरासत को हासिल किया। उन्होंने अपने देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, लोगों की आय 2.5 गुना बढ़ा दी, गरीबी और महंगाई पे अंकुश रखा, रोजगार का अवसर खोले और इतना मजबूत कि कोई भविष्य में रूस के खिलाफ आंख उठाने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ यूक्रेन जैसे में घुस के तबाही करने का काम पुतिन ने किया। वो स्वाभिमानी देश है, वो मित्र के साथ खड़ा रहता है, अमेरिका की तरह छल प्रपंच नहीं करता। वो संसार में कहता है कि अमेरिका ने ये अपना वर्चस्व के लिए सारे संसार को तहस नहस किया। हैरानी की बात है कि एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकारों की बात करता है, पर दूसरी तरफ वह रूस को घेरने में नाटो वाले और जिस प्रकार से यूक्रेन को हथियारों को भंडार दिए जा रहे हैं और रूस को विवश किया जा रहा है कि वो परमाणु अस्त्र छोड़े, उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ मौन क्यों है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने कभी प्रश्न नहीं उठाए कि नागासाकी और में परमाणु हथियार से नरसंहार करने के लिए अमेरिका जवाबदेह है? क्या संसार के इन राष्ट्रों को इस प्रकार से द्वंद्व छिड़ा है, ताइवान से लेकर चीन तक, जो यूक्रेन से और रूस तक युद्धग्रस्त तमाम देशों को ये अपेक्षा की जाती है वो अमेरिका की तरफ भूल न करे। वो नागासाकी, हिरोशिमा के निर्दोष लोगों को, नागरिकों को कत्लेआम करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करे। वो केवल सैन्य प्रतिष्ठान और राज प्रतिष्ठानों पर हमला करे। जो जिम्मेदार हैं इस युद्ध के, उन पे हमला होना चाहिए था। नागासाकी और हिरोशिमा में कोई रणनीतिकार नहीं बैठा हुआ था, निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी। जब इराक पे हमला हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ मौन क्यों रहा? जब लीबिया में तख्ता पलट किया गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ मौन क्यों रहा? जब मिस्र से लेकर सीरिया और वहां ये अपने अफगानिस्तान पे तांडव मचाया गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ, भले ही संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरी यह है कि वो बिना विषहीन सर्प की तरह है, जिसके खोखलेपन का सारे विश्व में मालूम है, इसलिए उस पर अंकुश लगाने का काम नहीं। अमेरिका जहाँ चाहता है उसके देश वहीं उसे घुमाने का काम करते हैं। तो ये हमारा तमाम चीज़ें हैं। और हम देखते हैं चीन के राष्ट्रपति 15 जून 1953 को जो महासचिव, 15 नवंबर 1912 में वो महासचिव बने और 14 मार्च 2013 में वो उन्होंने राष्ट्रपति बने चीन के। तो उसके बाद उन्होंने तमाम चीन को आर्थिक रूप से मजबूत किया, रोजगार के रूप में मजबूत किया और वहाँ की गंभीर ये था गरीबी हटाने के लिए उन्होंने अमीरों से किस प्रकार की बदहाली में जन्म लिए थे, विपरीत परिस्थितियों में शी जिनपिंग। उसके बाद चीन को मजबूत और विश्व में
महत्वपूर्ण देश बनाने का, महाशक्ति बनाने का अगर काम किया तो वो शी जिनपिंग के। अब भारत क्या चाहता है? भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। उन्होंने कश्मीर में धारा 370 को हटाया जो अलगाववादियों को पोषण करते थे। उन्होंने भारत की अस्मिता पर लगे अयोध्या कांड के तमाम कलंकों को मिटाने के लिए न्यायपालिका में मजबूती से पैरवी की, जो आज तक की सरकारों ने नहीं किया था। उन्होंने भारत को मजबूत आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। परंतु अभी बहुत कुछ बाकी है। भारत की तुलना और चीन और रूस से करते हैं। रूस में अपनी भाषा में काम होता है, अपने भाषा में शासन होता है। चीन में भी वही काम होता है। परंतु भारत 75 साल बाद अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने के बाद भी उन्हीं अंग्रेजों की भाषा में शिक्षा, रोजगार, न्याय और शासन देता है। भारतीय भाषाएं दम तोड़ती हैं। जिस देश की अपनी भाषाएं दम तोड़ दी, वहाँ की संस्कृति का कभी विकास नहीं हो सकता है, वहाँ राष्ट्रभक्ति आगे नहीं बढ़ सकती है। इसीलिए देश के महाविद्यालयों में कई बार नारे लग चुके हैं, जो आदर्श विद्यालय समझे, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार। जहाँ भारतीय संस्कृति को गाली देना एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष समझा जाता है, भारतीय संस्कृति को रोंदना जहाँ देश का विभाजन धर्म के आधार पर हो, कट्टरपंथियों द्वारा किया गया हो, वहाँ पर अंकुश न लगाने, वहाँ पे उसी प्रकार की प्रवृत्ति को तुष्टीकरण करने का काम किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इस दुख को कौन निवारेगा? इस कलंक को कौन मिटाएगा? भाषा से ही पूरा राष्ट्र है। जो इंडोनेशिया के ये तमाम, तुर्की के कमाल पाशा ने जो काम किया, जो इज़राइल में काम किया गया हिब्रू भाषा में लेकर, इंडियाना में काम किया गया इंडोनेशिया में, परंतु भारत में आज भी इसका मूल कारण है कि धर्मांतरण के लिए आतुर संस्थाएं, वही अंग्रेजों के टुकड़ों में पलने वाले लोग भारतीय भाषाओं से घृणा करते हैं। वो भारतीय भाषाओं को स्थापित नहीं होना चाहते हैं, ताकि उनका धर्मांतरण और राष्ट्रांतरण और भारत को कमजोर बनाने की तमाम षड्यंत्र विफल हो जाएं। इस षड्यंत्र को दूर करने के लिए भारत सरकार को चाहिए था कि वो जिस प्रांत की जो भाषा है उसी में शासन देने का काम करे और अंग्रेजी की इस प्रकार की गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने का काम करे। उसमें न्याय मिले, उसमें शासन मिले। अभी पहल की है प्रधानमंत्री के विचारों को कि हल्के से भारतीय भाषाओं में मध्य प्रदेश में चिकित्सा शास्त्र में चिकित्सा की शिक्षा दी जाए। परंतु बहुत बड़बड़ है, जब तक रोजगार को भारतीय भाषाओं से नहीं जोड़ा जाएगा, अंग्रेजी की गुलामी को से मुक्त नहीं होगा, तब तक भारतीय इस जनमानस के मन पर, आम जनता को विवश कर देते हैं आप अंग्रेजी पढ़ने के लिए और अपेक्षा करते हो राष्ट्रवाद की गीत गाए। ये नहीं हो सकता। इसलिए भारत में पुतिन और शी जिनपिंग की तरह, शी जिनपिंग ने अपने राष्ट्र में जितनी मजबूती से राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाली ताकतों को रौंदा है मजबूती से, ऐसे ही कठोर निर्णय भारत में लेने होंगे। भारत के अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में जो चीन के खिलाफ एक प्रस्ताव आया था, उससे अनुपस्थित रह के भारत सरकार ने अपनी मंशाएं जागी। इसी प्रकार के कठोर काम जो मानवता के हित में नहीं। परंतु हमारा मानना है शी जिनपिंग और पुतिन भले ही विश्व को अमेरिका के वर्चस्व की बेड़ियों से मुक्त करा दें, परंतु विश्व का कल्याण तभी होगा जब भारतीय संस्कृति क्या है, सबके विकास का आयाम, लोकशाही का परचम तभी लहराएगा जब भारतीय संस्कृति के अनुरूप संसार चलेगा और उसे भारतीय चला सकता है।
इसलिए हमारा ये मानना है, देश की सरकारों को, हमारी वित्त मंत्री ने अभी निर्मला ने ये कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से पहले, सत्ता में आने से पहले ये कहते थे कि भारत की मुद्रा की कीमत घटेगी तो वो शासक के शर्मनाक कृतियों से, परंतु आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से दीक्षित सीतारमन जी जो वित्त मंत्री हैं, जो जेटली जी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत कमजोर हुआ आर्थिक मुद्दे। क्या विचार है? वो कह रही हैं कि हमारा रुपया का मूल्य कम नहीं हुआ, अभी तो डॉलर मजबूत हुआ। अरे भैया, क्या बात कर रहे हो? भारतीय अर्थशास्त्र जीडीपी से नहीं चलता है, सकल घरेलू उत्पाद से नहीं चलता है, कल्याणकारी व्यवस्था से चलता है। हमारे यहाँ केवल पैसे से नहीं, कल्याणकारी राज देने के लिए आज हम भारत की 75वीं आज़ादी के, तथाकथित आज़ादी के 75वीं जयंती भले ही मना रहे हो, पर आम जनता को हम शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय से दूर कर दिया है, वंचित कर दिया है। उनके लिए स्वप्न बन गया है रोजगार। उत्तराखंड में किस प्रकार की घटना हुई, सत्तासीन पार्टी के एक नेताओं के परिजनों ने जो अंकिता भंडारी के साथ कृत्य किया। सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार से काम हो रहे हैं। 2014-15 से जो इस प्रकार से किरण नेगी के हत्यारों को अभी तक सजा देने में अभी असफल रहे। मुजफ्फरनगर कांड एक तरफ उठ रहा, न्यायपालिका में भारतीय भाषाओं में न्याय नहीं हो रहा है। रोजगार देने के नाम पर देश की सुरक्षा के लिए अग्निवीरों का नाम पे काम किया। देश की सुरक्षा जिस शासक को भार लगे, वो शासक देश के हित में काम नहीं कर सकते। रोजगार देना कल्याणकारी व्यवस्था का एक काम है। सबको रोजगार दो, राष्ट्रभक्तों को मजबूत आगे आश्रय दो, राष्ट्रद्रोहियों पे तत्काल कड़ी अंकुश लगाएं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान से लेकर तमाम देशों में महिलाओं के कल्याण के लिए ना महिलाएं बुर्का इस प्रकार से हिजाब के खिलाफ काम कर रही हैं, इस्लामिक शासन। और भारत में कुछ तथाकथित कट्टरपंथी इस प्रकार से महिलाओं की स्वतंत्रता को बाधक बन रहे हैं। भारत में सबको विकास का अवसर मिले, यहाँ पे कट्टरपंथी ताकतें उस प्रकार का काम न कर पाए जो पाकिस्तान और बांग्लादेश निर्माण के लिए कारक रहे। ये देश के विभाजन, 20 लाख लोगों की निर्मम हत्या की गई। तो ये चीजें कोई भी तंत्र हो, उससे आम, चाहे लोकशाही हो, वामपंथी तन हो, चाहे राजशाही हो, उससे आम जनता को क्या मिल रहा है ये महत्वपूर्ण है। शासक का चरित्र कुछ भी रहे, वो जनता को क्या देता है ये महत्वपूर्ण है। आदर्श राजा होना चाहिए, ये हमारी परंपरा रही। परंतु जिस प्रकार से तमाम व्यवस्थाओं को हम देखते हैं, तो व्यवस्था केवल चुनने का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार भारत में एक स्वप्न बन गया है। चिकित्सा और शिक्षा केवल लूट, धन अर्जित करने के लूट के अड्डे बना दिए गए, जबकि शिक्षा और चिकित्सा, न्याय, रोजगार से और निष्पक्ष शासन से देश मजबूत बनता है। मजबूत सेनाओं के होने से देश मजबूत बनता है। संसार का कोई भी देश या संस्कृति तभी जिंदा रही जब उसकी मजबूत सेनाएं रही, मजबूत व्यवस्थाएं रही, और व्यवस्थाएं मजबूत सेना के बिना कभी काम नहीं करती हैं। इसलिए सेना को भार न समझे मोदी। आज अमेरिका महान है, चीन महान है, रूस महान है, वीटो पावर वाले महान है। किस लिए? उनके पास मजबूत क्षमता है लड़ने की। इस देश में
अभी इस्लामिक देशों ने 56 देशों ने भारत के खिलाफ कई प्रकार के प्रस्ताव पास किए। पाकिस्तान जन्म से ही भारत को मिटाने में लगा हुआ है। 5-6 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी यहाँ घुसपैठ किए हुए हैं। रोहिंग्या से लेकर ये तमाम लोग जो घुसपैठिए आए हैं, उनका मूल मकसद राष्ट्रांतरण का है। भारत में लोकशाही और भारत में तभी तक जिंदा है जब तक भारत में भारतीय संस्कृति के जिंदा है। भारतीय संस्कृति क्या है? आज़ादी के धर्म के आधार पर कट्टरपंथियों द्वारा इस्लामिक पाकिस्तान बनाने के बावजूद भारतीय उदार मन से कहा कि यहाँ पे कोई भी धर्म का रहे, सबको छूट मिलेगी, सबको जीने का अधिकार और सबको समानता का अधिकार मिलेगा। यह है भारतीय संस्कृति। पाकिस्तान में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, अल्पसंख्यकों के साथ क्या हुआ, वहां कौन सा शासन स्थापित है? लूट खसोट का वहां बन क्या रहे? केवल आतंकवादी। और भारत में इतना सबका विकास, अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार, बहुसंख्यकों के आवाज उठाना ही कट्टरपंथ का परिचय। अंध तुष्टिकरण की पराकाष्ठा भारत के विनाश का कगार बन गई है। इसी अंध तुष्टिकरण के कारण कांग्रेस पार्टी आज मृत प्राय हो गई है। जनता ने उखाड़ के फेंक दिया, फिर भी नहीं संभल रहे। देश में आज जरूरत है भारत में कि यह भारतीय संस्कृति के प्रति गोधन संवर्धन, गो हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। क्यों निरपराध पशुओं को मारे? यहाँ इस प्रकार के लोग नहीं होने चाहिए पर्यावरणविद जो पटाखों के फोड़ने पर प्रदूषण की बात करें और जानवर निर्मम हत्या पे मूक रहे। ऐसे दोहरे पर्यावरणविदों की यह भारत में जरूरत नहीं है। हमारा ये मानना है असत का हमेशा विरोध होना चाहिए, अन्याय का विरोध होना चाहिए, कुशासन का विरोध होना चाहिए। शासक इसलिए नहीं बनाए गए कि वो लूट खसोट से देश की आर्थिक आय, तमाम जनता का खून चूसे, इतना कराधान ये न करो, लोगों को महंगाई और बेरोजगारी से उबारो, देश में सुशासन, लोग कल्याणकारी व्यवस्था है। कर्नल गद्दाफी का व्यक्तिगत चरित्र कैसा रहा लीबिया के, परंतु उसने आम जनता को शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त दिया। उन्होंने लीबिया में प्राकृतिक संसाधन और वहाँ के उत्पाद के लाभांश भी आम जनता को दिया। उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनी पश्चिमी देशों की घुसपैठ बंद की, आतंकवादियों की घुसपैठ बंद की, आम जनता को कल्याणकारी शासन दिया। ऐसा कल्याणकारी शासन देश में होना चाहिए। ये नहीं कह सकते हैं ये पार्टियां लोकतंत्र के नाम पर लूटशाही बिल्कुल नहीं चल गई। जनता को क्या दे रहे हैं? कोई भी शासन तंत्र हो, आम जनता को क्या उससे? जिस शासन तंत्र में रोजगार न मिले, जहां भ्रष्टाचार का आलम हो, न्याय न मिले, रोजगार न मिले, शिक्षा न मिले, चिकित्सा न मिले, क्या आलम था कोरोना के समय? विश्व को कोई भी देश इस प्रकार से, जिस प्रकार चीन शंका की नजर में है, हमारा ये मानना है चीन का एक सौभाग्य रहा कि इस प्रकार से मजबूत नेतृत्व मिला। परंतु मजबूत नेतृत्व के बावजूद चीन को अपने पड़ोसियों से मजबूती से सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, उनकी जमीनों को हड़पना नहीं चाहिए। जिस प्रकार भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली है अन्य देशों की अपनी पड़ोसी देशों में, पड़ोसियों को दुख दे के, नाजायज धमका के, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत वैदय ज्ञानाय दानाय से रक्षणाय। भारत की संस्कृति यही सिखाती है, सहनो भवन्तु, सबके कल्याण के लिए जियो और सारे जड़ चेतन के कल्याण के लिए। इसलिए ये कह रहे हैं भारत में कोई महत्वपूर्ण पुतिन और जिनपिंग की तरह मजबूत शासक चाहिए। मोदी जी इस आशा में कितना खरा उतरेंगे? अभी तक वो देश के तमाम राजनीतिक दलों से ऊपर नजर आ रहे हैं। केवल रोजगार और
महंगाई पे अंकुश लगे, सुरक्षा तंत्र मजबूत करे और देश विरोधी ताकतों को शी जिनपिंग की तरह रौंदे, पुतिन की तरह रौंदे। उन्होंने साफ कह दिया इस देश में देश सर्वश्रेष्ठ है। देश की सुरक्षा, आन बान शान और एकता अखंडता के मार्ग पे जो भी आएंगे उनको राष्ट्रवाद का भोग करेंगे। हमने इंडोनेशिया को स्वीकारा है, क्यों? भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर। इसलिए हमारा ये मानना है भारत विश्व तभी कल्याणकारी हो सकता है भारत की संस्कृति के पद चिन्हों पर चले। अब भारत में तभी आगे बढ़ सकता है जब मजबूत भारत में शासक बने। ये चुनावी गठजोड़ी कि केवल चुनावी के लिए भ्रष्टाचार, अपने विरोधियों पर भ्रष्टाचार का अंकुश लगाएं। आप भ्रष्टाचारियों को फांसी दीजिए, ये ऐसा तंत्र बनाइए। न्यायपालिका में ये रिश्तेदारी नहीं चलेगी, लेट लतीफ़ी नहीं चलेगी, तुरंत न्याय होना चाहिए। समय पर न किया हुआ न्याय और भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। भारतीय भाषाओं में शिक्षा, शासन, न्याय, रोजगार मिलना चाहिए। ये कलंक मिटना चाहिए, गुलामी की तमाम कलंक, और देश को बर्बादी करने के लिए तमाम जो संस्थान हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए। उन राजनीतिक दलों पर अंकुश लगना चाहिए जो देश के विकास में अवरुद्ध बन रहे हैं। इसलिए भारत को एक मजबूत, हमें आशा है कि पुतिन और शी जिनपिंग की तरह मोदी भी भारत को ही नहीं विश्व को नया वो देंगे, नेतृत्व देंगे। अगर मोदी ने असफल रहे इसमें तो आने वाले समय में हम भारत के लिए मजबूत पुतिन और शी जिनपिंग जैसा मजबूत नेतृत्व की इंतजारी में रहेगी। इसके बिना देश का कहीं कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत विश्व के कल्याण का प्रतीक है। भारत विश्व के कल्याण, विश्व को ज्ञान, विज्ञान और शांति का प्रदाता है। संसार में चीन में ये कमी है, वो विस्तारवादी है, वो दूसरों को जमीनें, अपने पड़ोसियों के मित्रों के जमीनों को हड़पने का काम कर रहा है। वहीं पुतिन की भी कुछ सीमाएं हैं। इसलिए भारत से ही ये आशा की जा सकती है वो सत्य का साथ दे, विश्व कल्याण का साथ दे, और उस नेतृत्व की हम इंतजारी करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री।